Hello, my dear students. I once again welcome you all on my study channel. I am your teacher Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science Junior College, Bavdhan, Pune. I am here to teach you a topic from 12th Commerce subject, that is OCM, Organization of Commerce and Management. And my teaching is based on Chapter 1, Principles of Management. In the last session, I explained you about the first and second principle, that is principle of division of work and principle of authority and responsibility. In this session, we will learn more about the third and fourth principle, which is principle of discipline and principle of unity of command. So let's begin with principle of discipline, the third principle of management. Now, to maintain good discipline, in order to make expectation clear, if there is no self-discipline, then discipline should be enforced through penalties, fines, etc. Discipline means अनुशासन. किसी भी काम को वक्त रहते अच्छे ढंग से पूरा करना, उसे हम कहते हैं डिसिप्लिन. एक अच्छा डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी होता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ अच्छा अनुशासन है, वहीं पर कोई काम अच्छे ढंग से हो सकेगा और उसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा. जब ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा तो उसके साथ साथ वहाँ काम करने वाले लोगों का भी फ़ायदा होगा. दिस इज़ कॉल्ड एज डिसिप्लिन. एंड जहाँ पर लोग बातों को नहीं मानेंगे, जहाँ पर अनुशासन में रहकर काम नहीं करेंगे, सो ऑब्वियसली वहाँ पर लोगों के ऊपर फाइन्स लगाना ज़रूरी बन जाएगा, पेनल्टीज़ लगा दिए जाएंगे, उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, उन्हें दंड देना बहुत ज़रूरी बन जाएगा. वी विल सी मोर अबाउट डिसिप्लिन. अकॉर्डिंग टू फेयोल, डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन एक बहुत ज़रूरी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि जहाँ अनुशासन होगा वहीं पर लोग मन लगाकर काम करेंगे और पूरे हार्ड वर्क के साथ काम करेंगे. Second point says employees must obey and respect the rules that govern the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वहाँ के टॉप लेवल के साथ साथ लोअर लेवल वाले भी उतने ही ज़रूरी हैं. इट मीन्स सबॉर्डिनेट्स, एम्प्लॉयज़. लेकिन अगर वो एम्प्लॉयज़ अपने ऊपर वालों की बात ही ना माने, अगर वो उनकी बात ही ना सुने, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अच्छे ढंग से चल नहीं पाएगा. सो इट इज़ द ड्यूटी, इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ एनी एम्प्लॉई दैट दे मस्ट ओबे द ऑर्डर्स गिवन बाय देयर सुपीरियर्स एंड दे शुड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन. जिन कानूनों की मदद से ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है, उन कानूनों को मानना भी उतना ही ज़रूरी है. तो ये एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे नियम कानूनों का पालन करें जो उसकी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में मददगार है. देन ओनली देयर विल बी अ गुड डिसिप्लिन. थर्ड पॉइंट सेज इट हेल्प्स टू अचीव द गोल्स. ऑब्वियसली when good discipline is there, organizational goals will be achieved successfully and efficiently. जहाँ पर अच्छा अनुशासन रहेगा, जहाँ के एम्प्लॉयज़ मन लगाकर मेहनत से काम करेंगे, वहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन सफल ज़रूर होगा. वो अपने टारगेट्स अचीव ज़रूर करेगा, अपने गोल्स ज़रूर हासिल करेगा. नेक्स्ट पॉइंट सेज गुड डिसिप्लिन इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड लीडरशिप. जब हम कहते हैं कि डिसिप्लिन अच्छा है, तो वो रिज़ल्ट किस चीज़ का है? उसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो होता है एक अच्छे लीडर का. जहाँ का इंचार्ज अच्छा है, जहाँ का इंचार्ज स्ट्रॉन्ग है, जिसकी बातें सभी एम्प्लॉयज़ ध्यान से सुनते भी हैं और उन्हें मानते भी हैं, ओबे भी करते हैं, तभी वहाँ पर अच्छा डिसिप्लिन होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से कि क्रिकेट मैच में धोनी की बात कोई सुनता नहीं. धोनी बस अ कैप्टन. धोनी की कोई भी बात सारे प्लेयर्स सुनते नहीं. उसकी बात को सब ऐसे ही नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, सब ऐसे ही अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं. तो क्या आपको लगेगा कि क्रिकेट मैच जीत सकता है धोनी? नहीं.
हम सबसे पहले किसके बारे में पॉइंट आउट करेंगे? कैप्टन के ऊपर पॉइंट आउट करेंगे। द लीडर इज इनकेपेबल, लीडर इज इनकॉम्पिटेंट, कि लीडर में क्षमता ही नहीं है कि वो अपने प्लेयर्स से कोई बात मनवा कर ले पाए। सो ऐसे केस में डिसिप्लिन नहीं रहता है जहाँ पर एक लीडर अच्छा नहीं होता है। सो एक अच्छा लीडर ही अच्छे डिसिप्लिन को ला सकता है। जब हम कहते हैं कि धोनी वॉज अ गुड कैप्टन, इट मीन्स कि धोनी वॉज अ गुड लीडर एज वेल। धोनी की बताई हुई हर बात सारे प्लेयर्स ने सुनी, सारे प्लेयर्स ने मानी भी, और तभी कोई मैच जीता जा सकता है। जहाँ का इंचार्ज स्ट्रॉन्ग रहे, जहाँ के कर्मचारी अपने इंचार्ज की बात को माने, ओबे करें, जहाँ पर रूल्स का रिस्पेक्ट किया जाए, जहाँ अथॉरिटी का रिस्पेक्ट किया जाए, देयर इज़ अ गुड डिसिप्लिन। There must be a clear understanding between the management and workers regarding the organizational rules. जिस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स या जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स वर्कर्स तक क्लियर ही नहीं है, वहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। सो टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, देयर must be a clear understanding between the management as well as the workers. Now this is the responsibility of manager and this is the responsibility of the superiors, that whatever they convey to their subordinates, that should be clear, that should be clearly defined. ये जिम्मेदारी है सुपीरियर्स की कि वो जो भी बात अपने वर्कर्स को बताएं उसे क्लियर कट बताएं, उसे अच्छे ढंग से सही तरीके से बताएं, सो दैट वर्कर्स उनकी बात को समझ सकें और साथ साथ उनके दिए हुए ऑर्डर्स को पूरा कर सकें। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। जहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ऑब्वियसली वर्कर्स वहाँ पर डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, वर्कर्स अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। Next we will see more about discipline. Now according to Fayol, discipline means sincerity, obedience, respect of authority and observance of rules and regulations of the enterprise. Subordinates should respect their superiors and obey their orders. जैसा हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा कि this is the duty of subordinate, that they must respect their superiors as well as they must obey their orders. जहाँ पर रिस्पेक्ट होगा अपने से बड़ों का, वहीं पर उनके ऑर्डर्स को माना भी जाएगा. सो इफ सबॉर्डिनेट्स रिस्पेक्ट देयर सुपीरियर्स, obviously and ultimately they will obey their orders as well. फेयोल के मुताबिक एक अच्छा डिसिप्लिन सिंसेरिटी को शो करता है. जहाँ पर एम्प्लॉयज़ सिंसेयर हैं, सच्चाई से काम करने वाले हैं, ईमानदारी से काम करने वाले हैं, जहाँ के एम्प्लॉयज़ ओबीडियंट हैं, उन्हें दिए हुए ऑर्डर्स को मानते हैं, ओबे करते हैं, जहाँ के एम्प्लॉयज़ अपने अथॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट करते हैं और सारे रूल्स रेगुलेशंस का आदर करते हैं, वहीं पर एक अच्छा डिसिप्लिन प्रेजेंट होता है, वहीं पर अनुशासन प्रेजेंट है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं. Second point says a successful organization requires the common effort of workers. Penalties should be applied judiciously to encourage this common effort. According to this, Fayol wants to say that एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में सबके मिले जुले एफर्ट्स लगते हैं, सब मिलजुल कर जब मेहनत करते हैं, then only any organization can grow and develop. And obviously, if organization grows, then automatically its employees will also grow. So सब लोग मिलजुल कर काम करें तभी वो ऑर्गेनाइजेशन ऊंचाइयों तक पहुंचता है. और जहाँ पर लोग काम नहीं करते हैं वहाँ एक ही सॉल्यूशन है, दैट दे शुड बी गिवन और दे शुड बी चार्ज्ड पेनल्टीज और they should be given punishments. So this is very important. Come to the third point. Discipline needs to flow from top level to lower level in the organization. हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में केवल सबॉर्डिनेट्स के पास से ही डिसिप्लिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ के सुपीरियर्स को भी डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है.
जब टॉप मोस्ट अथॉरिटीज़ डिसिप्लिन्ड होंगे तभी जूनियर लेवल पर काम करने वाले लोग भी डिसिप्लिन्ड होंगे. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप लेवल विच गोज़ टू द लोअर लेवल. जब ऊपर के अथॉरिटीज़ ही डिसिप्लिन ना हो तो उनकी बात कोई सुनेगा नहीं, और जब कोई बात नहीं सुनेगा तो कोई बात मानेगा भी नहीं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द टॉप मोस्ट authorities or topmost superiors should understand and should follow discipline. Then only the lower level or junior level subordinates will obey their orders. So this is very important. Now there is a line written at the last, according to our observation, the principle of discipline is violated. Following of this principle could have resulted in greater customer satisfaction. So employees should be kept under check. इस कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा ऑब्जर्व भी किया जाता है कि लोग डिसिप्लिन को वायोलेट करते हैं, डिसिप्लिन को मानते नहीं हैं. तो ऐसी चीज़ों में एम्प्लॉयज़ पर चेक रखना बहुत ज़रूरी है. एम्प्लॉयज़ पर हमेशा कंट्रोल रखना, उन पर निगरानी रखना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है जहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन में रहकर काम नहीं कर रहे हैं. एंड दिस इज़ वेरी बैड इफ़ एनी एम्प्लॉय डज दिस. कम टू द नेक्स्ट. नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट एग्जाम्पल सेज, एट होम व्हेन फादर गिव्स सम इंस्ट्रक्शंस एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली मस्ट ओबे द सेम. इट शोज गुड डिसिप्लिन. हम अपने घर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहाँ हमारे बड़े बूढ़े या जहाँ पर हमारे मम्मी पापा जब हमको कोई ऑर्डर देते हैं, कोई बात या कोई काम करने को देते हैं, तो हम उनके काम को तुरंत कंप्लीट भी करते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसे घरों में अच्छा डिसिप्लिन है, अनुशासन है, कि जहाँ पर बड़ों की बात को छोटे लोग या छोटे बच्चे उनकी बातों को स्वीकार करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं. सो फादर इज़ अ गुड लीडर and he also maintain good discipline by getting his work done by its family members. So it shows good discipline. Now let's take an example of defense. In defense, in charge of the armed forces like Indian Army, Navy and Air Force, they gives instructions to their subordinates to take action or perform any activity, and everybody working under those captain, major, commander, etc., they must respect and obey the orders to maintain discipline. यहाँ पर वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ आर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. वी नो देर आर 3 मेजर फोर्सेस. द फर्स्ट वन इज़ इंडियन आर्मी, द नेक्स्ट वन इज़ नेवी एंड एयर फोर्स. इन सभी के इंचार्ज होते हैं ये लोग. आर्मी का इंचार्ज होता है वहाँ का जनरल. इन इंडियन नेवी एडमिरल इज़ नोन एज द इंचार्ज, एंड एयर चीफ मार्शल इज़ द इंचार्ज ऑफ इंडियन एयर फोर्स. इन तीनों का काम है, इन दीज 3 people they give orders to their subordinates. अब जो भी इनके अंडर रहकर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेजर है, कैप्टन है, कमांडर्स हैं या फिर जेसीओज हैं, जूनियर कमांडेंट ऑफिसर्स हैं या फिर हवलदार्स हैं, ऑल दीज पीपल इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी और देयर ड्यूटी टू ओबे देयर ऑर्डर्स. जब ये लोग उनके ऑर्डर्स मानते हैं, जब ये अपने इंचार्ज के ऑर्डर्स मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अच्छा डिसिप्लिन बरकरार है, वहाँ पर अच्छा डिसिप्लिन प्रेजेंट है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर फोर्थ प्रिंसिपल, दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. कमांड मीन्स टू गिव ऑर्डर्स. ऑर्डर्स देना, किसी को आदेश देना, कोई काम करने के लिए बताना, इट मीन्स कमांड. Now, as per this principle, Fayol says that workers should receive orders from only one manager. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को जब ऑर्डर्स दिए जाएं तो केवल एक ही मैनेजर की तरफ से दिए जाएं. दिस इज कॉल्ड एज यूनिटी ऑफ कमांड. वहाँ पर एक से ज़्यादा मैनेजर नहीं होने चाहिए. नाउ लेट्स स्टडी इन डिटेल. ईच एम्प्लॉय हैज़ वन एंड ओनली वन बॉस और कमांडर. हर एम्प्लॉय का केवल एक ही बॉस होगा या फिर एक ही कमांडर होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, अ सबॉर्डिनेट मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन सुपीरियर. दूसरे शब्दों में कहा जाए
तो सबॉर्डिनेट को केवल अपने एक ही बॉस को रिपोर्ट करना है। जैसे हम कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल वी से टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप। इट मीन्स जब बहुत सारे लोग मिलकर कोई काम करते हैं या बहुत सारे लोग मिलकर सूप तैयार करते हैं तो वो सूप गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर कोई एक ही आदमी हो जो उस काम को करे तो वो काम अच्छे ढंग से होगा। सो देयर शुड बी ओनली वन बॉस हु इज़ गिविंग ऑर्डर टू वन एम्प्लॉई। Let's study more in detail about this concept, unit of command. The first point says, each member of organization should receive orders from one superior only. जो हमने अभी पढ़ा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कर्मचारी को ऑर्डर केवल एक ही बॉस की तरफ से आने चाहिए। There should be one boss only who is giving orders to its subordinates. Second point says, this principle helps in managing conflicts and disputes among people in organization. कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर देने वाला एक से ज़्यादा है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर देने वाला बॉस एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर अक्सर झगड़े होने के चांसेस होते हैं। वहाँ पर एम्प्लॉयज़ दे जनरली गेट कन्फ्यूज्ड, दे गो इन द स्टेट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, दे बिकम डीमोरलाइज्ड और डीमोटिवेटेड, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे बॉसेस ऑर्डर्स दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है एम्प्लॉय की कि हम किसकी सुने और किसकी ना सुने। सो ये प्रिंसिपल हेल्प करता है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एमंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. If employee receives many orders from many bosses, it will create confusion. So this principle is very important in such kind of cases. Let's see the third point. It also helps in avoiding confusion. जो भी हमने पढ़ा, confusion दूर करने के लिए ही ये principle तैयार किया गया है कि there should be one boss for every employee. Fourth point says, if an employee receives orders from many superior bosses, he will get confused and will not be able to take decision about whose orders should be followed. This is called as a wrong approach. जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉय को ऑर्डर देने वाला बॉस एक से ज़्यादा है, ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय विल गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट किसका सुने और किसका ना सुने, whose order should be followed and किसका ना सुने. दिस इज कॉल्ड एज अ रॉन्ग अप्रोच. इसे रॉन्ग अप्रोच बताया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लास में स्टूडेंट्स के ग्रुप को कमांड करने वाले एक से ज़्यादा टीचर्स हैं. अगर एक सब्जेक्ट के टीचर एक से ज़्यादा हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स टीचर एक से ज़्यादा हैं और वो सभी टीचर्स पर्टिकुलर ग्रुप के बच्चों को ऑर्डर्स दे रहे हैं बार बार, इससे क्या होगा? इससे स्टूडेंट्स विल गेट कन्फ्यूज्ड कि कौन सी मैथ्स की टीचर की बात सुने और कौन सी ना सुने. सो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशन, यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाइज. लेट्स टेक द फिफ्थ पॉइंट. फॉर दिस, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की शुड बी वेल डिफाइंड. ऐसी तरह की कोई सिचुएशन सामने ना आए, इस तरह के झगड़े, इस तरह का कन्फ्यूजन कभी सामने ना आए किसी ऑर्गेनाइजेशन में. इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की फॉर्म की जाती है, एक हायरार्की तैयार की जाती है कि वहाँ पर हु विल ऑर्डर टू गिव हुम, कौन किसे ऑर्डर देगा, कौन किसे रिपोर्ट करेगा. एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड, एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड इन दोज ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Each employee should know his immediate superior and should receive orders from him only. हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि हमारा सुपीरियर कौन है, हमें ऑर्डर्स कौन देगा और हम किसको रिपोर्टिंग करेंगे. हर एम्प्लॉय को ये पता होना ही चाहिए, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा. सो सच टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, हमें पता हो कि हमें ऑर्डर्स किसके पास से सुनने हैं और किसे जवाब देना है. Now you can see in the picture which shows the right approach and the wrong approach. इस पिक्चर में एक राइट तरीका बताया गया है और एक रॉन्ग तरीका बताया गया है.
सही तरीका क्या कहता है? दीज रेड कलर इंडिकेट्स सुपीरियर एंड दीज green color dotted shows subordinates. You can see in the first picture right approach जहाँ पर there is only one superior, one boss who is giving orders to its 3 subordinates. So subordinates clearly समझ सकते हैं, they know well in advance कि हमारा एक ही बॉस है जो हमें ऑर्डर दे रहा है, हमें इन्हीं की बात को सुनना है और इन्हीं को हमें सारा रिपोर्टिंग करना है. सो राइट अप्रोच में एवरीथिंग इज क्लियरली डिफाइंड. सो यहाँ पर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होने के चांसेस नहीं है. वेन वी कम टू द रॉन्ग अप्रोच, यहाँ पर यू कैन सी 2 टाइप्स ऑफ सुपीरियर्स. यहाँ पर 2 बॉसेस हैं जहाँ उनके सुनने वाले 3 सबॉर्डिनेट्स हैं. नाउ पहला सुपीरियर तीनों को ऑर्डर कर रहा है, दूसरा सुपीरियर भी, दूसरा बॉस भी तीनों को ऑर्डर कर रहा है. यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाउ दिस सिचुएशन क्रिएट अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन. Now subordinates will get confused to whom order is to be followed. किसकी बात सुने, किसकी ना सुने, कौन से सुपीरियर की बात को सुनकर मानना है या नहीं मानना है. So this is called as a wrong approach. Such kind of approach should not be followed or must not be followed in any kind of organization. Otherwise, it will harm the organization. It can put the organization into a great loss, into a heavy loss. So such kind of situation should be ignored or avoided. So this principle says that only one superior should give orders to the subordinates or to the group of subordinates. It helps in avoiding confusion and conflicts. So in the next session, I will explain you more about 5th and 6th principle of management. Till then, stay safe and healthy, and thank you.